हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म। तो हम फूको के कंट्रीब्यूशन को हमने तो पोस्ट मॉडर्निज्म में डिटेल में समझ लिया था, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टूडेंट्स को पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो उसी को ध्यान में रखकर आज का ये सेशन लिया जा रहा है, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए पोस्ट मॉडर्निज्म का, और ये समझ में आ जाए कि कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड जो हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्कॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ उससे पहले ब्रीफ अबाउट मी एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर लेक्चर लेते हैं और मल्टीपल सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस जैसे कि आईआर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि यूजीसी नेट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके भी बहुत सारे सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि अपडेटेड रहें, और कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सके मेरे साथ में। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिकली क्या बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि भाई जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ की जो सर्टेनिटी है वो नहीं होती है। मतलब कोई भी ऑब्सोल्यूट या यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ओके, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर इस बात के लिए आर्ग्यू करते हैं कि भाई ऑब्सोल्यूट या यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नॉलेज के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं और नॉलेज कई तरीके से आप इसे जान सकते हो। ओके, तो यहाँ पर नो सच थिंग एज सर्टेनिटी कि सर्टेनली दिस इज़ ट्रू। ओके, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें ऑब्सोल्यूट या यूनिवर्सल ट्रुथ फिगर आउट करने या सर्च करने की बजाय हमें डिस्कोर्स, डिबेट एंड डेमोक्रेसी को यहाँ पर क्या करना चाहिए, जोर दिया जाना चाहिए। तो फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म किसे यहाँ पे जाना जाता है, आपके नीचे को। ओके, तो नीचे इज़ नोन एज अ फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। कंपैरिजन अगर हम देखें मॉडर्निज्म देन प्री मॉडर्निज्म है पोस्ट मॉडर्निज्म, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आए कि भाई चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो आप पहले समझ लो कि प्री मॉडर्निज्म क्या था। प्री मॉडर्निज्म उस एज को कहते हैं जो बिफोर एनलाइटनमेंट एज ऑफ रीज़न था। मतलब बेसिकली एनलाइटनमेंट की जो एज थी उसे एज ऑफ रीज़न कहा जाता था, है ना, कि बिलीफ की जगह पर रीज़न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, और रीजन जो मतलब जो आपकी लॉजिक की एबिलिटी है, जो आपकी सोचने और समझने की क्षमता है, तो ये आया आपका ड्यूरिंग दी रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन एज में, इनलाइटनमेंट। ओके, हर चीज़ के पीछे हम रीज़न लगा रहे हैं, ओके, अपना लॉजिक लगा रहे हैं। तो ये जो प्री मॉडर्निज्म था ये एज ऑफ रीज़न के पहले का समय था। ओके, मॉडर्निज्म क्या था? मॉडर्निज्म था आपका एज ऑफ रीज़न, जहाँ पर आपको कल्चरल ट्रेंड्स के साथ साथ में चेंजेस देखने को मिलेंगे वाइड स्केल पर, और फार रीचिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको वेस्टर्न सोसाइटी में इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी पे, जहाँ पर रीज़न का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। मॉडर्निज्म, साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक चीज़ें यहाँ पर आने लगती हैं एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपको समझने के लिए। फिर इसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिकली क्या हुआ कि जो प्रीवियस अप्रोचेस थे नॉलेज के लिए, कि भाई आप नॉलेज कैसे गेन करते थे, रीज़न का यूज़ करके कंक्लूजन निकालते थे, ट्रूथ निकालते थे। ओके, तो जितने भी प्रीवियस अप्रोचेस थे टू नोइंग या टू नॉलेज, उनको क्वेश्चन किया गया पोस्ट मॉडर्निज्म एरा में, स्टेज पे। यहाँ पर कहा गया कि भाई किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच पे डिपेंडेंट रहना जानने के लिए, जैसे मान लीजिए
साइंटिफिक अप्रोच, ओके, या एम्पिरिसिज्म अप्रोच कि आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू जानते हैं, ओके, कि सच क्या है, या आप आँखों से देख कर जानते हैं, ओके। तो इस तरीके से वन अप्रोच टू नोइंग पे डिपेंडेंट होने की बजाय मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग को यहाँ पर सपोर्ट किया जाना चाहिए या प्रमोट किया जाना चाहिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि कोई भी ऑब्सल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है, कोई भी सर्टेनिटी जैसी चीज़ नहीं होती है, जबकि ट्रुथ के कई सारी डायमेंशंस होते हैं और ट्रुथ को मल्टीपल वेज से आप समझ सकते हो। ये हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसको आप डिफाइन करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन करते हुए कुछ बेसिक कंपोनेंट्स का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि पहली चीज़ हमने क्या देखी कि जो एग्जिस्टिंग पॉपुलर या एग्जिस्टिंग अप्रोचेस थे टू नोइंग या नॉलेज के, उसको यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है। तो रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नरेटिव्स पहला कंपोनेंट हमने देखा ना अभी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने बेसिकली क्या किया, जो नोशन ऑफ ऑब्सोल्यूट ट्रुथ था उसको यहाँ पर चैलेंज किया, और जो ग्रैंड मेटा नरेटिव्स थे मॉडर्निज्म के, उसको रिजेक्ट किया गया यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म के द्वारा। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करती है, सब्जेक्टिव थिंग को ज़्यादा वैल्यू देती है, मतलब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ट्रुथ को लेकर किसी पर, जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस, ओके, अब हैप्पीनेस क्या है, एक सब्जेक्टिव थिंग है। आप ऐसे नहीं, कोई ऑब्सोल्यूट ट्रूथ हो सकता है क्या हैप्पीनेस का, कि कोई ऑब्सोल्यूट या यूनिवर्सल डेफिनेशन हो सकती है क्या हैप्पीनेस की, नहीं हो सकती ना। हैप्पीनेस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म में इसी सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को वैल्यू दी जाती है, जहाँ पर पर्सनल वॉइसेस एंड पर्सनल आइडेंटिटी पर जोर दिया जाता है। भाई अगर सोशल साइंसेस जैसे कि पॉलिटिकल साइंस कोई यूनिवर्सल सिटीजनशिप लाएं या कोई यूनिवर्सल कल्चर लेकर आए, रिलीजन लेकर आए, तो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहेगा कि भाई पर्सनल सब्जेक्टिव ये जो वैल्यूज़ है, जो रिलीजन है, राइट, ये क्या है, ये सब ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव मैटर है, ओके। तो पर्सनल वॉइसेस एंड आइडेंटिटी यहाँ पे मैटर करती है। हर एक पर्सन के ओपिनियंस और हर एक पर्सन के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो मैटर करता है। तो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ को क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाई एंड पॉपुलर कल्चर। पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिकली क्या किया गया, जो वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स थे वो मिक्स हुए और एक तरीके से हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कल्चर क्रिएट हुआ यहाँ पर, जिसमें सभी कल्चर के कुछ कुछ एलिमेंट्स थे। तो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म के कंपोनेंट्स एंड आई होप कि अभी आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ की क्लैरिटी आ गई होगी कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे इवॉल्व होता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो हमने देखा था कि जो फ्रेडरिक नीचे है, उन्होंने गॉड इज़ डेड का एक कॉन्सेप्ट दिया, गॉड इज़ डेड। तो यहाँ पर बेसिकली है कि नो एसेंशियल ट्रुथ। तो गॉड को हम क्या मानते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ माना जाता था, ओके, कि गॉड इज़ अल्टीमेट ट्रुथ। तो जब जो एफ नीचे हैं वो कह रहे हैं कि गॉड इज़ डेड, तो देयर इज़ अ नो एसेंशियल ट्रुथ, ओके, एंड देयर इज़ अ नो वे टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। भाई राइट एंड रॉन्ग फिर से वही चीज़ हो गई, सब्जेक्टिविटी यहाँ पर आ गई। भाई आपके लिए सही कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और सही हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राइट एंड रॉन्ग के जो कॉन्सेप्ट है, कोई पर्टिकुलर वे नहीं है इसको डिटरमाइन करने का, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, ओके। सो इसके अब जब नो एसेंशियल ट्रुथ नहीं बचा, गॉड इज़ डेड, राइट एंड रॉन्ग का कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है डिटरमाइन का, तो फिर मोरालिटी का बेसिस क्या है, मोरालिटी इज़ ऑल रिलेटिव। यहाँ पे कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है मोरालिटी की, कोई पर्टिकुलर वे नहीं है डिटरमाइन करने का कि मोरल वैल्यूज़ क्या है। मोरालिटी या मोरल वैल्यूज़ ऑल आर रिलेटिव। हर एक सोसाइटी और कम्युनिटी या इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग मोरल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ओके।
इसके बाद आप देखेंगे कि जब नीचे को हमने देखा ही कि फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कंसीडर किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को अगर हम देखें, जिन्होंने आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये डिपेंड करते हैं टाइम एंड स्पेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो किस समय में क्या चीज़, किस लोकेशन में क्या चीज़ देख रहा है। तो ऑब्जर्वर्स का जो टाइम एंड स्पेस है वो बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन रखती है कि किस तरीके से जो एसेंशियल ट्रूथ है कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, ये टाइम एंड स्पेस में मैटर करेगा। आज आपके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन कुछ और है, कल आपके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन कुछ और होगा। जब गवर्नमेंट्स, ऐसे मान लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी ए, एंड ये है पॉलिटिकल पार्टी बी। जब पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी होती है तो इनके लिए राइट एंड रॉन्ग कुछ और हो जाता है। वहीं जब पॉलिटिकल पार्टी बी अपोजिशन में रहती है तो इनके लिए करप्शन एंड ऑल चीज़ें बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी बी रूलिंग पार्टी बन जाती है और ये अपोजिशन में चले जाते हैं तो भाई ये खुद भी करप्शन करते हैं और तब जाकर ये करप्शन का मुद्दा उठाते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल के द्वारा आप ये समझ सकते हो कि कैसे चीज़ें टाइम एंड स्पेस पे मैटर करती हैं, कैसे मोरालिटी क्या है, इट इज़ ऑल रिलेटिव। जब पॉलिटिकल पार्टी बी रूलिंग पार्टी होती है तो वो क्या मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करती है, जब वहीं ये अपोजिशन में होते हैं तो इनके लिए मोरालिटी और एथिक्स बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि जो डिपेंड करता है टाइम एंड स्पेस में कि आप किस लोकेशन से किस टाइम पे राइट एंड रॉन्ग डिसाइड कर रहे हैं। जब मैंने खुद गलत किया तो मैं अपने को तो कभी गलत नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मैंने सही किया। जब वही सामने वाला कोई पर्सन करेगा तो मैं कहूँगी वो गलत किया। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से रिलेटिविटी, यहाँ पे रिलेटिव थिंग कैसे काम कर रही है। थॉमस कून की बात करें, उन्होंने एक अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इन सब चीज़ों में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद से आप देखेंगे फ्रेंच फिलोसोफर हैं लुइस ऑल्थुसर, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपेलेशन दिया था। इस पर तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ओके, तो ये था कुछ इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अगर हम प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स की बात करें जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है पोस्ट मॉडर्निज्म को डेवलप करने पे, तो हम देखेंगे कि आपने लियोटार्ड का नाम सुना होगा, और ये स्कॉलर्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स पर्टिकुलरली यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर हमें जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लगता है यार ये जो स्कॉलर्स है ये कहाँ से पूछे जाते हैं। बट आपको अगर याद हो तो हम लोग कभी भी अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉन्सेप्ट को कभी इतना डीप एंड डिटेल में पढ़ते ही नहीं है कि सारे स्कॉलर्स को हम वहाँ पर पढ़ें, क्योंकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पर सेमेस्टर्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए नहीं पढ़ते हैं। और फिर यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन लोगों को क्रैक करने में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। ओके, तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि भाई कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड हैं। तो अगर हम जे.एफ. लियोटार्ड की बात करें तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है मेटा नैरेटिव्स का। ओके, तो देखो फूको पे तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंटैलिटी, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकंस्ट्रक्शन एंड मेटा नैरेटिव्स, और इधर आपका मैंने लुइस ऑल्थुसर को भी डिटेल में पढ़ाया है। थॉमस कून का पैराडाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये बचा हुआ है। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इनमें सेपरेट लेक्चर्स बना दूंगी, कुछ शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट पे रहेंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, ताकि आपको इन सारे स्कॉलर्स और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। गेटिंग इट? तो यहाँ पर हम नैरेटिव्स यहाँ पर होता है कि कोई, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना स्टोरी नैरेट करना,
तो आप जब कोई चीज़ को ऐसे पॉपुलर बना देते हैं कि वो ट्रुथ लगने लगती है। वहीं पर फूको आपका बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर थॉट सिस्टम होता है। थॉट सिस्टम, थॉट में क्या होंगे? आइडियाज़ होंगे, एटीट्यूड्स होगा, पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनको सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है डोमिनेशन के लिए, और ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो ट्रुथ लगने लगता है। ओके तो यहाँ पर इन सारे स्कॉलर्स ने पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा रोल निभाया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि किस तरीके से ग्रैंड नैरेटिव्स, जिन्हें मेटा नैरेटिव्स कहा जा रहा है, एब्सोल्यूट ट्रुथ बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इसे इस तरीके से पॉपुलर बनाया जाता है कि वो सबको लगता है कि दिस इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ओके तो यहाँ पर इन सब ने जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इन्हीं मेटा नैरेटिव्स, पैराडाइम्स को यहाँ पर एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ को चैलेंज किया गया है। मुझे कमेंट करके बताओ कि इन सारे कॉन्सेप्ट और स्कॉलर्स ने कि आपको सेपरेट लेक्चर चाहिए, ताकि आपको ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे समझ में आए। ओके तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड हु आर द प्रोमिनेंट स्कॉलर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कॉन्सेप्ट, ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो इस सेशन का पर्पस था। इसके अलावा इनके जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम डिटेल एंड डीप में अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सेपरेट लेक्चर्स तभी बनाऊंगी। आज के सेशन का पर्पस यहाँ पर पूरा होता है। तो आज का ये सेशन अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिएगा, एंड अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।